जानकारी सामने आ रही है। एफआईआर में जिन जिन नामों का जिक्र है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं और इसी के आधार पर भी आगे की जांच पड़ताल आगे बढ़ने वाली है। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अरविंद सिंह जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर नितेंद्र यादव साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। कुंवर निषाद हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। स्वामी दिव्यानंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। शुरुआत में नितिन जी आपसे ही कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले कपिल जी हमारे साथ जुड़े थे और यही सवाल मैं उनसे कर रहा था। कल तक आप लोग ये मांग कर रहे थे और अखिलेश यादव जी भी मांग कर रहे थे कि इस पूरे मामले में एसआईटी जांच तो कर रही है लेकिन एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है। अब ये जानकारी सामने आ गई कि एफआईआर भी दर्ज हो गई है। अब क्या सवाल है आपका? जी बिल्कुल, सवाल कुछ नहीं है। देखिए, अभी आपने, मैं वो सुन रहा था कि आपने प्रश्न पूछा कि एफआईआर कौन कर सकता है। तो मैं पहले तो आपके उसी सवाल का जवाब दे दूं कि एफआईआर कौन कर सकता है। एफआईआर पीड़ित कर सकता है, पीड़ित का रिश्तेदार कर सकता है, कोई प्रत्यक्षदर्शी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जिससे अपराध की जानकारी हो वो कर सकता है। स्वयं पुलिस अधिकारी स्वयं संज्ञान लेके एफआईआर कर सकते हैं। एफआईआर 5 तरीके के लोग कर सकते हैं, जिसको संज्ञान में आ जाए। ये एफआईआर तो आज नहीं, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। उसी ट्रस्ट ने अनुरोध किया कि पहले एसआईटी बना दीजिए। पुलिस ने, सरकार ने एसआईटी बना दी। एसआईटी के पास क्या राइट होता है? क्योंकि एफआईआर के बिना एसआईटी थी, यानी वो इन्वेस्टिगेशन नहीं था, वो जांच थी। जांच और विवेचना में फर्क होता है। तो अभी तक विवेचना नहीं हो रही थी, जांच हो रही थी। और जांच के अधिकारी के पास क्या अधिकार होते हैं सबको पता है कि उसके पास ना तो अरेस्टिंग का राइट होता है, ना वो कोई तलाशी ले सकता है, ना वो कोई एक्स्ट्रा साक्ष्य ले सकता है। वो सिर्फ आपसे पूछ सकता है और जो जो आप साक्ष्य दे देंगे, जो जो जानकारी दे देंगे, वो जानकारी कलेक्ट करके अब तो ये बात पीछे छूट गई ना नितिन जी, अब तो ये बात पीछे छूट गई। आप जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप एफआईआर की मांग कर रहे थे, एफआईआर हो गई है, शुरुआती संतुष्टि मिल रही है। जैसे हमें लग रहा है कि चलिए कम से कम न्याय की तरफ हमने एक कदम आगे बढ़ा दिया। आपको लग रहा है? मैं वहीं आ गया। बिल्कुल, मैं आ रहा हूं आपकी बिल्कुल सही सवाल पर। अब बात थी कि जिम्मेदार लोग कौन थे। जांच एसआईटी से हो गई, अब ये पता हो गया कि कौन कौन लोग इसमें हैं। अब एफआईआर उसी ट्रस्ट के एक व्यक्ति ने कर दी। यही काम पहले भी किया जा सकता था। अज्ञात लोगों के नाम आप एफआईआर कर देते तो जो इन्वेस्टिगेशन होता उस पर मुलजिम सामने आ जाते। अब जो मुलजिम कौन कौन थे वो तो पहले से पता हो गया। अब उनको बचाने के लिए उसी ट्रस्ट ने एक तहरीर दे दी नामजद लोगों की। अब नामजद लोगों में भुनगे मारे जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन क्लोज थोड़ी ना हो गई, इन्वेस्टिगेशन क्लोज थोड़ी ना हो गई नितिन जी, अभी तो चली रही है ना। अभी तो अच्छा, एफआईआर का क्या मतलब होता है? एफआईआर का मतलब भी तो वही होता है, प्रथम सूचना रिपोर्ट। वो कोई फांसी चढ़ाने के लिए नहीं होती, जांच उसके बाद ही होती है। अगर कोई दोषी होता है तो उस पर चार्जशीट आ जाती है, और निर्दोष होता है तो फाइनल रिपोर्ट लग जाती है। ठीक है, लखनऊ से हमारे सहयोगी निखिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक बार उनसे अपडेट ले लूं, उसके बाद आऊंगा आप लोगों के पास। निखिल, क्या क्या अपडेट है? कहां पर एफआईआर दर्ज हो गई है, किसकी तरफ से दर्ज करवाई गई है, एफआईआर में किन किन बातों का जिक्र है, बताइए। देखिए, ये एफआईआर ट्रस्ट की तरफ से दर्ज कराई गई है और कुल 8 आरोपी इसमें बनाए गए हैं। टन्नू यादव समेत अनुकल्प मिश्रा को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। इसमें कैशियर भी आरोपी हैं। और जब एसआईटी जांच की प्रारंभिक रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची तभी ये साफ हो गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि इस मामले में एफआईआर हो, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन हो। तो इसकी प्राइमरी रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ट्रस्ट की तरफ से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ट्रस्ट ने खुद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई है और अभी इस मामले में ट्रस्ट ने 8 लोगों पर ये अंदाजा लगाया कि 8 लोग हैं जो दोषी हैं। तो उसमें टन्नू यादव भी हैं, इसके साथ अनुकल्प मिश्रा है और उसके साथ ही बाकी और 6 लोग हैं। कैशियर भी इसमें जो है वो नामजद किए गए हैं। तो अब जो एफआईआर हो गई है, अब इसके बाद अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। अभी तक इस मामले में एसआईटी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रही थी, उसका काम था साक्ष्य का संकलन, लोगों से पूछताछ। अब ये जांच दूसरे तरीके से शुरू हो जाएगी। अब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का अलग तरीका होता है और चूंकि इसमें 100 से ज़्यादा लोगों को संदिग्ध माना था, जो वहाँ पर कर्मचारी काम कर रहे थे, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे ट्रस्ट में हो या बाहर के लोग हों, तो सभी को जो है ट्रस्ट ने इस पूरे मामले में संदेह की नज़र से देखा था। तो अब जब पुलिस इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी तो माना जा रहा है कि दायरा और बढ़ेगा, ये साफ है। लेकिन एक बात बहुत साफ रही कि ट्रस्ट ने बिना समय गवाए इस पूरे मामले में, जैसे एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई वैसे इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करा दी। जी ठीक है। अरविंद जी,
वही सवाल लेकर मैं आपके पास आ रहा हूं जो समाजवादी पार्टी उठा रही है। समाजवादी पार्टी कह रही कि पहले तो बगैर एफआईआर दर्ज किए एसआईटी की जांच शुरू हो गई और उसके बाद अब जबकि एफआईआर दर्ज भी की गई है तो ट्रस्ट के लोगों ने ही ट्रस्ट के खिलाफ, मतलब ट्रस्ट के भीतर जो लोग मौजूद थे जिन्होंने गड़बड़ी की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी। वो कह रहे हैं कि XYZ ने जो शिकायत दर्ज करवाई थी अयोध्या के अलग अलग थानों में या कोतवाली में जाकर, उनकी शिकायतों का संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? कोई तथ्य छूट गया है, कोई बात छूट गई है, तो उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि विपक्ष के पास कोई साक्ष्य हो, कोई तर्क हो तो एसआईटी के पास आए, आरोप लगाना छोड़े। समाजवादी पार्टी के लोगों को जाना चाहिए और देना चाहिए साक्ष्य। पुलिस नहीं सुनती है तो न्यायालय को देना चाहिए। आपने आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक और बयान सुना होगा कि क्या जांच अधिकारी पुजारियों की जांच करेंगे, मंदिर के लोगों की जांच करेंगे, लाइट बुझा देना चाहिए और कह देना चाहिए जो गबन हुआ है वो रख दिया जाए। क्या इस तरह से जांच होगी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपराधियों को बचाती नहीं है, छोड़ती नहीं है, जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती है। योगी जी ने कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इस बात की तारीफ करना चाहिए कि ट्रस्ट के ध्यान में जैसे आया एसआईटी की मांग की गई। जांच करना बुरा नहीं है ना, जब भी कोई घटना होती है तो जांच की मांग की जाती है। यहाँ समाजवादी पार्टी जांच का विरोध कर रही है और जांच का रिपोर्ट जैसे आया है तुरंत एफआईआर दर्ज हुआ है। अब समाजवादी पार्टी को ये कहना चाहिए कि क्या उनके देखने में कोई नाम छूट गया है? छूट गया है तो बताएं, कोई धारा छूट गई है जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो बताएं। तो पॉजिटिव डिबेट होना चाहिए। केवल आरोप पर आरोप लगाना यह ठीक नहीं है। तो क्या किस तरह से जांच किया जाए? लाइट बुझा दिया जाए और छोड़ दिया जाए और कह दिया जाए कि अब 1 घंटे बाद मान लिया जाएगा कि खाना पूर्ति हो गई। आपने देखा होगा समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था, कैबिनेट मीटिंग अटेंड करते थे लेकिन पुलिस के हाथ नहीं आ पाते थे। क्या इस तरह की चीजें हो? इस तरह पुलिस कार्रवाई करे? यहाँ तो क्लियर है कि कोई भी अपराधी होगा बख्शा नहीं जाएगा। जांच भी हुई है, एफआईआर भी दर्ज हुआ है और आगे कार्रवाई रखिएगा। नितिन जी आपका जवाब, उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी के पास जाऊंगा और स्वामी जी भी हमारे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने देखिए किस तरीके से बात को घुमाया। अरे भाई एफआईआर कौन करा रहा है, किसके खिलाफ करा रहा है, ये विषय तो तय होना चाहिए ना। आज जो कृष्ण मोहन ने एफआईआर तय कराई इसमें किसके किसके नाम है, आज से थोड़ी ना ये विवाद चल रहा है। आपके जो निर्माण के अभियंता थे उन्होंने जब कहा कि मंदिर की खुदाई के समय से गबन चल रहा है, ये पूरा भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। और आज आप गायत्री प्रसाद प्रजापति तब की बात है, किसकी कहानी लेकर क्या? अरे भाई पुलिस तब की बात हो या कभी की बात हो, जो मैंने कहा है गलत है क्या? ये बात सत्य है ना कि कोर्ट ने लुकआउट नोटिस जारी किया था, कैबिनेट की मीटिंग अटेंड करते थे लेकिन पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती थी। आप एक लाइन में बताइए जो बात मैंने कहा है वो सही कहा है या गलत कहा है? और आपके पास कोई तथ्य है, समाजवादी पार्टी के पास कोई तथ्य है, तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? आप न्यायालय के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? आप वही लोग हैं ना जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई थी, जिन्होंने कोशिश किया था कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर न बनने पाए। आप वही लोग हैं ना जिनके आदेश से गोलियां चलवाई गई थी और सरजू लाल हो गई थी। आज राम के इतने बड़े आप भक्त बन रहे हैं, आप जांच का विरोध कर रहे हैं, आप एफआईआर का विरोध कर रहे हैं। आप अपने नेताओं से कहिए, लोकल सांसद तो आपके हैं, उनसे कहिए स्वयं थाने में जाए और उनको लगता है कि कोई छूट गया है तो अपने तरफ से एफआईआर दर्ज करा दे। वो जनप्रतिनिधि है ना वहाँ के लोग, सांसद है, वो जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आपको इन चीजों में विश्वास नहीं है। आपको भगवान राम के नाम पर केवल राजनीति करनी है। आप जांच का विरोध कर रहे हैं, आप एफआईआर कांग्रेस पार्टी को भी चर्चा में लाते हैं, उसके बाद स्वामी जी के पास भी जाना है। एफआईआर होना चाहिए। आगे सर आप दोनों की बात एफआईआर होता है तो झूठे तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं। सर कौन सच्चा है कौन झूठा है, जब जांच मुकम्मल हो जाएगी और मामला कोर्ट कचहरी में जाएगा, वहां से अंतिम फैसला आएगा, उसके बाद तय होगा। अभी चर्चा ही कर लेते हैं। कुंवर निषाद साहब, अगर कोई नाम छूट गया है, कोई नाम रह गया है, मौजूदा एफआईआर में कोई कमी रह गई है, तो कोई अंतिम एफआईआर तो है नहीं। अभी जांच भी आगे बढ़ रही है, नाम भी जोड़े जाएंगे, धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। फिलहाल शुरुआती दौर में जो मांग की जा रही थी वो तो मानी गई ना, एफआईआर तो हुई ना।
पहले अगर आशंका जताई गई तो एसआईटी की जांच हुई, उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट आई, उसके आधार पर एफआईआर हो गई। कम से कम इस बात को लेकर तो संतोष व्यक्त किया जाना चाहिए ना। अमित जी देखिए, जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी यहाँ लीपापोती करने का काम कर रही है, वास्तव में शुरुआत होती है, चंपत राय जी का बयान आता है। चंपत राय जी ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं ठीक चल रही हैं, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। 30 सेकंड का उन्होंने बयान दिया था, जबकि उसी समय पर पूरे देश के सामने आ गया था कि भारतीय ट्रस्ट के जो लोग हैं, ट्रस्ट के जो कर्मचारी हैं, उनके घर के गोबरों में से पैसा बरामद हो रहा है, चांदी की छड़ें बरामद हो रही हैं। और एक इनके लव कुश मिश्रा के जो पिताजी थे, उन्होंने मीडिया के सामने स्वीकार किया कि हाँ भाई घोटाला तो हुआ, गड़बड़ी तो हुई, और उसके बाद इनको माफ कर देना चाहिए या फिर इसकी कोई आगे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह की बात चली है। तो वास्तव में जो मुख्य आरोपी है वो तो ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट बनाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एसआईटी बनाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आरोप है ट्रस्ट के खिलाफ, और वास्तव में यहाँ पे बड़ी एक ऐसी विडंबना यहाँ पे सामने आ गई है कि जो चोर है वही एफआईआर करने चला गया कि साहब चोरी हुई है, जबकि वास्तव में सारी चीजें तो पहले आ गई। चोर पकड़ा गया, चोरी की संपत्ति पकड़ी गई, और सारी चीजें सामने जी। अरविंद जी, आपको जवाब देना है, आ रहा हूं मैं आपके पास। उनका सवाल यह है कि अरविंद जी की जब शुरुआती दौर में ये बात सामने आई कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, जब चंपत राय जी मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ट्रस्ट हर चीज पर नजर रख रहा है, आप ट्रस्ट पर ट्रस्ट रखिए। उनका कहना है कि तभी ट्रस्ट की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई जानी चाहिए थी, तभी एफआईआर दर्ज करवाई जानी चाहिए थी, जो नाम सामने आए थे जिनके यहां से बरामदगी हुई थी, तब ये क्यों नहीं हुआ। उनका कहना है इस वजह से ट्रस्ट के ऊपर से ट्रस्ट टूटा है। देखिए, मैं ट्रस्ट का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन चंपत राय जी ने जब कहा कि गड़बड़ी नहीं हुई है, फिर भी ट्रस्ट ने उनके बात को नहीं मानते हुए एसआईटी गठित करने की मांग की, तो इसके लिए ट्रस्ट की प्रशंसा करनी चाहिए या निंदा करनी चाहिए। दूसरा, ट्रस्ट ने जैसे मांग की, शासन ने एसआईटी गठन कराया, और एसआईटी के रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज हुआ है। आप बताइए, राजीव गांधी जी पर जब बफोर्स का आरोप लगा था तो उन्होंने कोई तुरंत जांच और एसआईटी बैठाई थी क्या? महीनों और सालों तक टालते रहे, अंततः सरकार गई। कांग्रेस में जब भी आरोप लगा है, नेता खुद को बचाने में और अपना गिरेबान संभालने में लगते हैं। न जांच कमेटी बैठती थी, न एफआईआर दर्ज होता था। कांग्रेस के शासन में आते ही प्रथम जीप घोटाला हुआ, नेहरू जी के खिलाफ कोई एफआईआर हुआ, कोई एसआईटी गठित हुई क्या? जांच में पाया गया कि जीपों का भुगतान हो गया है और एक भी जीप भारत आया नहीं था। आप बताइए, किस बड़े कांग्रेसी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ? यहाँ तो जिस ट्रस्ट के लोगों पर उंगली उठी है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए। जिनके मुंह काले हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किया है, वो आज जांच का विरोध कर रहे हैं और एफआईआर का विरोध कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं, आपके पास साक्ष्य है तो पुलिस के पास जाइए, जांच टीम के समझ जाइए और अपने साक्ष्यों को रखिए। आप पुलिस और जांच टीम से यदि संतुष्ट नहीं है तो आप न्यायालय के समझ जाइए और न्यायालय के समक्ष अपनी बातों को रखिए। लेकिन आपके पास फैक्ट नहीं है, आपके पास तथ्य नहीं है, आपको केवल राजनीति। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई है तो उनको तकलीफ नहीं है? वही आप सोचिए, अगर कुंवर साहब ऐसे किसी की आवाज नहीं आ पाएगी, प्लीज ऑडियो डाउन करिए। कुंवर साहब, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी गड़बड़ी हुई है, आपका दिल दुखा है, आपको तकलीफ हो रही है, तो जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष किया, 3 दशकों की जिन्होंने तपस्या की, जिनकी तपस्या के बाद परिणाम आया, परिणाम फलीभूत हुआ, उनको दर्द नहीं हो रहा होगा, ये आप कैसे मानकर चल सकते हैं? अयोध्या से केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केबी, बताइए, पूरी एफआईआर को लेकर आपके पास क्या जानकारी है? किन किन नामों का जिक्र है? किसकी तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई गई? कौन कौन सी धाराओं का जिक्र है? और क्या एफआईआर में आगे कुछ और नाम जोड़े जा सकते हैं क्या? देखिए अमित, आपको बता दें कि काफी दिनों की इंतजार के बाद थाना राम जन्मभूमि में एफआईआर दर्ज की है। इसके वादी हैं जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, कृष्ण गोपाल, जो कि हरदोई के एक नामजद हैं। और ठीक है, कुछ तकनीकी अगर आप ऑडियो अप कर पाइए केबी शुक्ला का, ऑडियो आ रहा है क्या? और कौन सा है जो ट्रस्ट के मेंबर हैं, उनमें भी इनका नाम है, और जो ट्रस्ट के साथ के अलग अलावा जो काफी अरसों के बाद, काफी दिनों के बाद आप विवेचना होगी और एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर जो कृष्ण गोपाल हैं, जो
पूर्व में जो कामेश्वर चौपाल थे उनके निधन के बाद ये मेंबर बनाए गए थे, हरदोई रहने वाले IRS अधिकारी हैं ये। और अब इनके आवेदन पर जो है, इनके जो एप्लीकेशन पर जो है वो थाना राम जन्मभूमि में केस दर्ज कर लिया गया है। 8 नामजद हैं, इसमें ट्रस्ट के पदाधिकारी भी हैं और कुछ अज्ञात लोग हैं। तो कुल मिला के माना जा रहा है कि अब जो है FIR करने के बाद अब कार्रवाई शुरू होगी। कौन कौन पदाधिकारी है केवी, क्या आप वो बता पाएंगे क्या? कौन कौन से पदाधिकारी हैं? देखिए अभी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जो उच्च पदाधिकारी हैं उनके नाम हो सकते हैं, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, जो अन्य लोग हैं। खैर मिलाकर 3 मेन हैं इसमें, और भी हो टिन्नू यादव हैं, अनुकल्प हैं, लवकुश हैं, इन सब के नाम हैं, लेकिन अभी तक खुल के सामने नहीं आया। लेकिन इतनी पुष्टि हुई है कि FIR दर्ज हो गई है और अब इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई हुई, क्योंकि सारी जांच के बाद अब ये कार्रवाई शुरू हुई है। जो विपक्ष का आरोप था कि अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है, अब केस दर्ज कर लिया गया है और अब विवेचना शुरू होगी। ठीक, आरोपी हैं, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। हम एक बार स्वामी जी से रिएक्शन ले लेते हैं। स्वामी जी देखिए, विपक्ष पहले दिन से यही मांग कर रहा था कि इस मामले में अगर कुछ भी गड़बड़ी हुई है तो FIR दर्ज होनी चाहिए। सरकार का ये कहना है कि हमने नियम संबद्ध सब कुछ किया, जो कुछ शुरुआती दौर में किया जाना चाहिए था हमने किया। गड़बड़ी की हमें खबर मिली, हमने SIT जांच का आदेश दिया है, SIT ने अपनी जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट आई 21 पन्नों की और उसमें कई गड़बड़ियों का जिक्र किया गया। उसके आधार पर ही आप ट्रस्ट के एक सदस्य की तरफ से FIR दर्ज करवाई गई है। 8 उसमें नाम है। हमारे सहयोगी केवी शुक्ला बता रहे हैं कि कुछ उसमें पदाधिकारी भी हैं। तो बहुत संभव है कि जिन नामों का जिक्र पहले दिन से किया जा रहा था उन नामों को भी शामिल किया गया है FIR में। तो क्या कम से कम अब यहां से ये उम्मीद लगाई जाए कि राम भक्तों को न्याय मिलेगा, जिनकी आस्था को चोट पहुंची थी, जिनको तकलीफ हो रही थी, दर्द था कि हमने तो प्रभु राम के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया था लेकिन कोई उसको चुरा ले गया या किसी ने उसमें गड़बड़ी कर दी, कम से कम उसके उन लोगों को कुछ हद तक अब राहत मिलेगी कि हमें न्याय मिलेगा? जी अमित जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, लेट से बोलने का अवसर मिला, कोई बात नहीं। ऐसा है, संत समाज पूरे देश में खड़ा है, किसी भी कीमत में। पूरे देश को मैं आपके माध्यम से बताना चाहूं कि संत समाज चुपचाप नहीं बैठेगा जब तक इस मंथन से दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता। हम मौन रहने वाले नहीं हैं। जिनके विरुद्ध जो भी दोषी पाए जाएंगे या कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके लिए संत समाज सड़क पर उतरेगा। अभी पूर्व वक्ताओं ने बार बार FIR की बात कर रहे थे, अभी कह रहे थे सार्वजनिक है। यदि सार्वजनिक है, आप देशवासी हैं, आप भी राम भक्त है, आपने FIR क्यों नहीं किया? आपको किसने रोका? आपको भी अधिकार है। जो कुछ पार्टी वाले लोग जो बोल रहे हैं इस प्रकार की बात, सपा कांग्रेस के लोग, इनको भी आगे आनी चाहिए थी। भाई कल तो आपने राम का विरोध किया, राम भक्तों पर गोलियां चलाई, श्री राम का विरोध किया, मंदिर को नहीं बनने देने के लिए भरपूर चेष्टा की, किसी भी कीमत में मंदिर न बने, उसके लिए आपने चेष्टा कर ली। अभी 2027 में इलेक्शन आने वाला है, अभी अपनी रोटियां सेकने के लिए आप आगे बढ़ गए। ये देश बिल्कुल इस बात को नहीं, यहाँ पर आपको राम रोटी सेकने के लिए आपको देश की अनुमति नहीं देगा। स्वामी जी संत की भाषा बोलिए, कालनेवी की भाषा क्यों? किसने राम मंदिर न बनाने देने की चेष्टा की थी? किसने राम मंदिर बनने से रोका था? आपका संस्कार, आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, आपकी बात प्रथम शब्द में आ गया कि आपकी भाषा क्या है? संत की भाषा बोलिए स्वामी जी संत की भाषा बोलिए। आप भगवा ओढ़ करके भाजपा प्रवक्ता मत बनिए। आप भाजपा प्रवक्ता मत आपको बनिए। तकलीफ क्यों होती है? आपने आप झगड़े क्यों लग जाते हैं? किस अधिकार से कहा समाज? आपको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। किस अधिकार आपको किस अधिकार से कहा कि समाजवादी पार्टी के लोगों कोई ने स्वीकार नहीं करता है देश में। और राम की बात तो आप बोले ही मत। अरे सुनिए भाई, मंदिर की बात तो आप बोले ही नहीं। आप जैसे कोई नहीं सुनने वाला है। चंदन लगा आपको किसी ने अधिकार दे दिया बन करके बैठे हो, राम के खिलाफ बोलने वाले आप भी चंदा चोरों में शामिल हो, खिलाफ बोलने आप वाले भी उन्हीं चंदा चोरों में शामिल हो गए क्या? आप भी चंदा चोरों में शामिल हो गए क्या? आप भी चंदा चोरों में शामिल हो ना? नहीं करता। आप चंदा चोरों में शामिल हो गए। होनी चाहिए। आप भी चंदा चोर हो गए। रोटी सेकने नहीं दिया जाएगा। अरे नितिन भाई, नितिन जी, कल ही अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि क्या साधु संतों से भी पूछताछ करना ये ठीक है क्या? ये ठीक परंपरा नहीं है। कल ही तो उनकी तरफ से ये इस तरीके की पोस्ट की गई थी और आप सीधे सीधे आप उनको कह रहे हैं कि आप भी चंदा चोर हैं क्या? आपने भी चोरी कर ली क्या? ये आप साधु संतों का अपमान ही तो कर रहे हैं। मतलब जो आपकी मर्जी के मुताबिक बात ना बोले, आप उन साधु संतों का अपमान कर देंगे क्या?
अमित शुक्ला ये शुरू जी, से करते हैं, अमित शुक्ला देश जी इनसे को ही मैं सुन अपेक्षा लीजिए करती है। ये बताइए, संतों का ये अपमान बताइए करेंगे। इनको ये अधिकार किसने आ रहा हूं दिया? अरविंद जी, समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर बनने से रोका है। राम मंदिर का अपमान करेंगे, अमित शुक्ला जी रामायण अगर इनसे का पूछ अपमान लीजिए, करेंगे। किस अधिकार से इनसे बोल देश सकते हैं? नितिन भाई, करता है। नितिन भाई, उनकी बात का आधार मैं आपको बता रहा हूं, 1 सेकंड। उनकी बात का आधार ये है कि 1990 में कार सेवकों पर गोली चली, क्या ये सच है झूठ है? ये तो सच है ना। आप क्यों बता रहे हो? समाजवादी पार्टी ने अरे अयोध्या भाई, से दूरी बनाए रखी है, आप कौन सच है होते हो? झूठ है? आप उनके नितिन भाई, प्रवक्ता हो क्या? नितिन भाई, अमित शुक्ला उनके प्रवक्ता हो क्या? फिर वही समाजवादी बात, पार्टी देखिए के अब वही प्रवक्ता बात है ना, नहीं हो। जो आपको हो पसंद वही बात करेंगे, ये तो नहीं हो पाएगा ना नितिन भाई। मैं कह रहा हूं ये तो सर्वविदित है कि कार सेवकों पर गोली चली थी, ये सर्वविदित है कि समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से दूरी बनाए रखी, ये सर्वविदित है कि अखिलेश यादव जी आज तक राम मंदिर नहीं गए, ये सर्वविदित है कि आपने अपने विधायकों को राम मंदिर दर्शन करने से रोका। अब आपको बुरा क्या लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तीनों लगेगा। अरविंद जी कुछ कहना चाहते हैं? तमाम सारे प्रवक्ता नहीं गए, आप भी नहीं गए तो क्या अब बस वही, अब खाली आप ही एक सच्चे प्रवक्ता हैं, बाकी सब झूठे प्रवक्ता हैं। जो आपके मन के मुताबिक बात ना करे वो सब झूठे हैं और अकेले आप सच्चे हैं। मैं आपसे क्या अखिलेश यादव जी गए क्या अयोध्या? नितिन भाई जी, कोई चढ़ावा चढ़ाया क्या उन्होंने जो आज इतनी पीड़ा हो रही है? आप आहत है या आह्लादित है, यही नहीं समझ में आ रहा है। बिल्कुल चलाया, किसने का चढ़ावा नहीं चढ़ाया? किसने का चढ़ावा नहीं? अरे वो मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, चोरी छुपे चढ़ा दिया क्या चढ़ावा? अनुज आया था मुझसे रसीद और मेरी पास रसीद है। अयोध्या का QR कोड लेकर आए थे जिस पर उन्होंने पेमेंट की थी। हमने तो नहीं देखा उनको अयोध्या में जाकर दर्शन करते हुए। हम गए थे वहां, हमने दर्शन किया था, हमने चढ़ावा चढ़ाया था। इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आपने नहीं चढ़ाया ना? नहीं चढ़ाया तो चढ़ावे पर जो इतना आप हाय तौबा कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है कि आप आहत हैं या आह्लादित हैं। ठीक है, नेटवर्क इशू है कुछ, आऊंगा मैं आपके पास। अरविंद जी आप कुछ कहना चाहते हैं? ये तो मंदिर तक नहीं गए, आप मैं केवल इतनी बात निमंत्रण कर देने रहा के हूँ, बाद भी देखिए नहीं गए। डिबेट में किसी साधु संत को बुलाते हैं, आप किसी आदरणीय पर्सनालिटी को बुलाते हैं। समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र उनके बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन नेशनल मीडिया में बैठकर किसी संत को काल नेमी कहना कहाँ तक सही है, और बिना आधार के कहना किसी संत को कि आप चंदा चोर हो, कहाँ तक सही है? एक तरफ तो अखिलेश जी ने कहा है सार्वजनिक रूप से अपने सारे प्रवक्ताओं से कि किसी के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग न किया जाए, ये अखिलेश यादव जी को कहते हुए मैंने सुना। और दूसरे तरफ उनके एक प्रवक्ता एक सन्यासी को, एक स्वामी को कह रहे हैं कि आप काल नेमी, ये कहाँ तक उचित है? क्या इस तरह के शब्दों का प्रयोग होना चाहिए? क्या आप किसी की आलोचना कर रहे हैं, शिष्टता के साथ आलोचना नहीं कर सकते हैं क्या? क्या सार्वजनिक विमर्श में गाली गलौज का कोई स्थान हो सकता है क्या? कोई स्थान हो सकता है क्या? आप किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? इस तरह के भाषा का प्रयोग करके केवल और केवल आप अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप अपने चरित्र का परिचय दे रहे हैं, अपने संस्कारों का परिचय दे रहे हैं। इससे किसी का नुकसान नहीं होगा। इससे यदि किसी का नुकसान होगा तो केवल और केवल समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा। आप वही लोग हैं ना जिन्होंने 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को निहत्थे कार सेवकों पर गोलियां चलवाई और उनके सीने को गोलियों से भून दिया। ये सच्चाई है या नहीं सच्चाई, आप बताइए। और श्री राम मंदिर जब से बना है, बताइए आदरणीय अखिलेश यादव जी कभी दर्शन करने गए हैं क्या? कभी उनको मौका मिला है क्या कि जाके दर्शन करें? अयोध्या जाने के लिए उनके पास समय नहीं है, रामलला के दरबार में जाने के लिए समय नहीं है। कभी चढ़ावा चढ़ाया है क्या? और आज चढ़ावा चोरी को लेके आप हंगामा कर रहे हैं। जांच हो रही है, FIR दर्ज हुआ है, इसका आपको स्वागत करना चाहिए। नितिन भाई, कोई तथ्य है तो जांच एजेंसी एक तरफ आप साधु संतों का अपमान कर रहे हैं, दूसरी तरफ खुद को सबसे बड़ा सनातनी बता रहे हैं। तो ये तो इस वक्त जो दर्शक देख रहे होंगे वो भी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। स्वामी जी मैं आऊंगा आपके पास, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ एक शब्द बोल रहा था। जी बोल लीजिए। भाई हम साधक लोग होते हैं, इनको एक बार चुप कराइए, इनकी आवाज बंद कराइए। हमें बोलने भी नहीं दोगे? नितिन जी इतनी देर से आप ही बोल रहे थे सर, ये वाला आरोप मत लगाइए। आप सबको झुठला दे रहे हैं, इतनी देर से आप ही बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं हमको बोलने दीजिए। स्वामी जी को ऑडियो ऑफ करिए जी। शुक्ला जी, मुझे इनके बातों से कोई इनकी टोटी बंद करे, ये जबरदस्ती बदतमीजी कर रहे हैं बैठ के। 2 बात मैं बोलना चाहूंगा अमित जी, हम साधक लोग होते हैं, हमें किसी का बात करना किसी से मेरा बहुत हर्ष होता है, न किसी से तकलीफ होती है। दूसरी बात, इनका चरित्र हमें पता है, इनके ऐसे ही इनका संस्कार है, ये संतों को ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन पूरा देश टोटी चोर बोला, हमने कभी टोटी चोर इनको नहीं बोला। इनका चरित्र ऐसे ही है, ऐसे बोलेंगे।
जब ये अरे राम भाई, के जब ऊपर योगी उंगली उठा सकते आदित्यनाथ ने हैं, शंकराचार्य तो को संतों के ऊपर काल क्यों बोला था, उठाएंगे तो ये? आपकी आत्मा हाथ नहीं हुई हाँ, थी? आपकी आत्मा हाथ नहीं हुई थी जब शंकराचार्य जी हमने को काल नहीं बोला गया था? पूरा देश टोटी चोर बोला, मुक्त स्वरानंद पूरा को देश काल टोटी नेमी चोर मुख्यमंत्री ने बोला था, लेकिन मैंने नहीं बोला कभी टोटी हुई थी चोर। सर, उनकी आत्मा आहत हुई थी, उनकी आत्मा तब भी आहत हुई थी निपेन जी, उनकी आत्मा तब भी आहत हुई थी जब निहत्थे कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी, जब उनका कत्लेआम हुआ था उनकी आत्मा तब भी आहत हुई थी। आपकी हुई थी या नहीं हुई थी वो आप बताइए। ठीक है, कुंवर निषाद साहब, कुंवर निषाद साहब, आप सोचिए, उधर से सवाल पूछा जा रहा है कि आप ये आशंका जता रहे हैं कि उनके दिल को दर्द नहीं हो रहा है, मतलब जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को लेकर संघर्ष किया, 3 दशकों तक उन्होंने तपस्या की, घर घर जाकर उन्होंने लोगों से दान दक्षिणा लिया और उसके बाद मंदिर का निर्माण हुआ, क्या उनके दिल को चोट नहीं पहुंची होगी क्या? उनका ये सवाल है कि जब हम इतना दुखी हैं, हम इतना द्रवित हैं, तो आप ये सवाल कैसे पूछ सकते हैं कि हम चाहेंगे कि इसकी सच्चाई सामने ना आए? वो कह रहे हैं हम चाहते हैं कि इसकी सच्चाई सामने आए। अगर आप चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में प्रभु राम को नकार दिया, कहा कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, अगर आपको दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ हो रही, तो वो कह रहे हैं कि हमने तो वर्षों बरस तपस्या की, हमने तो संघर्ष किया है, हमको क्यों दर्द नहीं होगा, हमको तकलीफ क्यों नहीं होगी, और हम क्यों नहीं चाहेंगे कि सच्चाई सामने आए? देखिए अमित जी, एक चीज तो साफ हो गई कि उनको, देखिए सबके दर्द है, सबको पीड़ा है, क्योंकि जब चोरी होती है तो चोरी में जो चीजें सामने आती हैं, और ये चोरी तो भगवान राम की चोरी है, भगवान राम के पैसे चुरा लिए, भगवान राम के जेवर चुरा लिए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आरोप लगाते थे कि गजनबी ने मंदिर लूटे, लेकिन पूरा देश देख रहा है कि इस समय पे आरएसएस के लोग मंदिरों को लूटने का काम कर रहे हैं। भगवान राम के नाम पर पूरे देश को लूटा, और अब भगवान राम के पैसे और जेवर पे इनकी नजर है, और वो भी इन्होंने चुरा लिए। तो इस बात से लोग बड़े दुखी हैं, बड़े आहत हैं। एक मुझे हनुमान चालीसा की एक चौपाई याद आती है, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो ये वास्तव में ये तो पैसे के बिना चलने वाले नहीं है। इन्होंने जब पूरे देश में जब इन्होंने ये आंदोलन चला, तो उन्होंने जब चंदा किया, चंदे की चोरी में गबन करने का काम किया। 1400 उस चंदे में आपकी कितनी हिस्सेदारी थी कुंवर निषाद साहब? उस चंदे में कांग्रेस पार्टी की नेताओं की कितनी हिस्सेदारी थी? चलिए, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी कम से कम लखनऊ में रहकर इस मुद्दे को उठा रही है, उनके नेताओं ने अयोध्या में रहकर इस मुद्दे को उठाया, आपके बड़े नेता कहां गए? शुक्ला जी, एक मिनट शुक्ला जी, अगर ये सवाल मैं आपसे भी पूछ लूं कि न्यूज नेशन की कितनी हिस्सेदारी थी? हमारी है व्यक्तिगत, मैंने हमारी हिस्सेदारी है, हमने दिया है, हमने चढ़ावा चढ़ाया है, हमने कवरेज की है, हमने अयोध्या में महीने भर बिताया है, हमने राम मंदिर से राम से दूरी नहीं बनाए रखी है। और बताइए आप, मंदिर में चोरी हुई है, मंदिर में चोरी हुई है, मुद्दे पर रहेंगे तो हाँ मुद्दे पर ही है, हमने चढ़ावा चढ़ाया, हमको तकलीफ हो रही है। मैं यही तो पूछ रहा हूँ, क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने चढ़ावा चढ़ाया है क्या? इसका जवाब दे दीजिए। आप इतना व्यथित क्यों होंगे, मैं समझ नहीं पाया। शुक्ला जी, मैं निषाद हूँ, और मैं निषाद, एक मेरे पास प्रमाण है, मेरे पूर्वजों का एहसान है, भगवान राम को नहीं तो वो आपसे सर्टिफिकेट मांग भी नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी जी ने आज तक अयोध्या से और राम मंदिर से दूरी बनाए रखी। आपने ही, आप कुंवर भाई नहीं, मुद्दे से नहीं भटका रहे हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है क्या? कुंवर निषाद भाई 1 सेकंड सुन तो लीजिए। कुंवर निषाद भाई, हम चाहते हैं सच्चाई सामने आए भाई, हम तो कह रहे हैं पहले दिन से सच्चाई सामने आए, लेकिन हम ये कह रहे हैं देना चाहते हैं बीजेपी को, हाँ सच्चाई सामने आनी चाहिए। हाँ तो हम कह तो रहे आनी चाहिए, तो इसमें आप अलग क्या कह रहे हैं? हम जो सच्चाई तो सामने रख रहा हूं मैं आपके, नहीं उसी सच्चाई से जुड़ा हुआ मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। एक सच्चाई ये भी है ना कुंवर निषाद भाई, एक सच्चाई ये भी तो है ना कि आपने सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के पूरे मामले को अटकाने भटकाने लटकाने का प्रयास किया या नहीं किया? चोर पकड़ा जाएगा, चोरी पकड़ी जाएगी, उसमें बचने वाली नहीं है। हम कहां कह रहे हैं कि चोर ना पकड़ा जाए, हम कहां कह रहे हैं कि चोरी ना पकड़ी जाए? हमें कह रहे हैं कि अगर कुछ चोरी हुआ है तो आपकी उसमें हिस्सेदारी कितनी है, यही तो हम पूछ रहे हैं। अरे हमारी हिस्सेदारी है, श्री राम जन्मभूमि का जो ताला अयोध्या से राम से दूरी बनाकर आप अपनी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। मंदिर का ताला खुलवाने का काम किया। अरविंद सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले की ऐसी जांच हो गया? कुंवर निषाद भाई, आगे आपकी बात आ गई। देखिए कुंवर निषाद भाई, ऑडियो डाउन करिए। अरे आपकी तो बात सुन रहे हैं, अब आप सीधा आप चाहते पूरे 30 मिनट आपको ही दे दिए जाए, वो तो संभव नहीं है ना। टीवी की एक लिमिटेशन होती है, उस हिसाब से हम टाइम दे सकते हैं। कुंवर निषाद भाई,
देखिए ये भी सर्वविदित है कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से एक हलफनामा लगाया गया था। कपिल सिब्बल जी वकील थे, उन्होंने कहा था कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं, राम सेतु एक काल्पनिक पात्र है। ये कहा गया था ना, ये कहा गया था ना। अरे प्रूफ है भाई साहब, आप सर्च करेंगे सब मिल जाए। गूगल के जमाने में झुठलाइए मत, गूगल के जमाने में झुठलाइए मत। और दूसरी बात यह कि यह भी सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अयोध्या से दूरी बनाए रखी। हमने आज तक एक तस्वीर नहीं देखी कि राहुल गांधी जी ने प्रभु राम के दर्शन किए हों, प्रियंका जी ने प्रभु राम के दर्शन किए हों, सोनिया जी ने प्रभु राम के दर्शन किए हों। हमने ऐसी तस्वीर नहीं देखी है निशाद भाई। मीडिया और विशेष रूप से आप, अरे हम चाहते हैं चोर पकड़ा जाए, लेकिन जो चोरी हुआ है उसमें आपकी कितनी हिस्सेदारी थी ये भी लोग जानना चाहते हैं। अरे चोर, ये भी लोग जानना चाहते हैं, वो भी आपको बताना होगा। ठीक है अरविंद भाई, अरविंद भाई को लाइए प्लीज। कुमार निशाद भाई ऑडियो डाउन करिए। अरविंद भाई आप नहीं, मैं एक मिनट सवाल रख दूं, उसके बाद आप बोलिएगा। आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में ऐसी जांच होनी चाहिए, पूरा सच सामने आना चाहिए, जिस भी स्तर पर जाकर आप जांच करवा सकते हैं? आप एसआईटी जांच करवाइए, आप सीबीआई जांच करवाइए, आप आयोग का गठन करिए, पूरा सच सामने आना चाहिए, ताकि जिन लोगों ने राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाई है, जिन लोगों ने 5 वर्षों की तपस्या के बाद जो परिणाम आया उस पर कलंक लगाया है, उनके चेहरे बेनकाब हों और उन लोगों की बोलती बंद हो जिन्होंने राम को काल्पनिक बताया था, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में बाधा डालने की कोशिश की थी। अमित जी, मैं भी चाहता हूं कि कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, किसी से भी संबंधित हो, जांच बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो भी घटना हुई है, जो भी खबरें आ रही है वो बेहद शर्मनाक है और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखें। और साथ ही साथ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आगे इस तरह की गड़बड़ी न हो सके। अब मैं अपने तरफ से आपसे 1 मिनट का समय मांगता हूँ। मैं 5 तिथियां बताता हूँ आपको। 1959, 1968, 1976 और 2005। ये 4 तिथियां ऐसी है जब गांधी नेहरू परिवार के जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और राहुल गांधी बाबर की समाधि पर काबुल में जाकर सर वहां पे झुकाया है। क्या कारण है कि नेहरू गांधी परिवार काबुल जाकर बाबर के समाधि पर सर झुकाता है, लेकिन श्री राम मंदिर में जाने की फुर्सत न जवाहरलाल नेहरू को मिली, न श्रीमती इंदिरा गांधी को मिली, न राजीव गांधी को मिली, और मंदिर बने इतना समय हो गया, न राहुल गांधी जी गए हैं, न प्रियंका जी गई है। कौन नहीं जानता है जब रामलला प्रकट हुए थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फोन करके उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंत को कहा था कि मूर्तियां हटाई जानी चाहिए, लेकिन वहां के जो कलेक्टर नायर थे उन्होंने कहा ये संभव नहीं है, मूर्तियां नहीं हटेगी। तो मूर्तियां प्रकट हुई तब से और श्री राम मंदिर बना है तब तक इन लोगों का हमेशा विरोध रहा है और प्रयास रहा है कि किसी भी कीमत पर रामलला की स्थापना न होने पाए। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर कहा कि राम एक काल्पनिक चरित्र है। तो मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस बाबरवादी है, राम से इनका कोई लेना देना नहीं है। राम से लेना देना होता तो ये राम के समाधि पर कुंवर निशाद जी आपका जवाब के लोग जाते, बाबर की समाधि पर नहीं जाते। मैं जिम्मेदारी के साथ करता हूं और मैं पूछना चाहता हूं आपका बाबर क्या लगता है, क्यों बाबर की समाधि पर गांधी नेहरू परिवार जाता है और 4-4 पीढ़ियां गई हैं? आप बता पाएंगे भारत को? कुंवर निशाद जी आपका जवाब इस पर। देखिए शुक्ला जी, भाजपा के लोगों को आदत है, मोदी ने कहा है झूठ बोलो, बार बार बोलो। अरे मैं सत्य बोल रहा हूँ अमित जी, झूठ बोलूं तो आप खंडन करिए। ये रिपोर्ट हुआ है, कुंवर नटवर सिंह की पुस्तक पढ़िए। आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नटवर सिंह जी की पुस्तक पढ़िए, वन लाइफ इज नॉट एनफ। उन्होंने लिखा है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी बाबर की समाधि पर गई तो उस समय कुंवर नटवर सिंह उनके साथ थे। जवाहरलाल नेहरू जी जिस डेट में गए वो भी रिपोर्टेड है, और राहुल गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ गए थे। ये कोई छुपाने वाली बात नहीं है, ये कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है, ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बात है। आज दर्शक जो सुन रहे होंगे आपको, आप पर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। मैं सत्य बोल रहा हूँ, तुम तड़ा मत करिए, शिष्टता से और तमीज के साथ बात करिए। और जो मैंने प्रश्न पूछा है उस प्रश्न का ईमानदारी से जवाब दीजिए। बाबर आपका क्या लगता है, क्या कारण है गांधी नेहरू परिवार बाबर की समाधि पर जाता है, उसकी हर पीढ़ी जाती है, लेकिन उसको फुर्सत नहीं मिलती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर जाए? क्या कारण है कि भगवान राम को अपने कुंवर निशाद भाई जवाब देना होगा। तू तड़ाक करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे आप एक सम्मानित प्रवक्ता हैं, ऐसे वो भी हैं।
कुंवर निषाद भाई, भाषाई मर्यादा का ख्याल रखिए। मतलब ठीक है, आपके भीतर गुस्सा होगा कि कुछ भी गड़बड़ी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि भाषाई मर्यादा को तोड़ देंगे। हम आपसे अपेक्षा नहीं रखते। डिरेल कर दो तो डिरेल नहीं कर पाओगे। और नहीं, दूसरा ये झूठे नहीं, बस मैं कह रहा हूँ कि आपको कोई तू तड़ाक करे तो वो ठीक नहीं है ना, मैं उस पर भी इंटरप्ट करूंगा, रोकूंगा। जैसे आपको मैंने एक मेहमान के तौर पर बुलाया तो उनको भी बुलाया लिखा है या नहीं लिखा है? कुंवर नटवर सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। नहीं, मैं कुछ और कह रहा था, आप सुनाइए, कोई बात नहीं। नितिन जी को लाइएगा स्क्रीन पे। नितिन जी, पिता में अडवाणी को जाते हुए पूरे देश ने देखा। ठीक है। बाबर के झूठे प्रमाण देते हो। आगे कुंवर भाई आपकी बात है। नितिन जी, क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से आए दिन इस पूरे मसले पर बात रखी जा रही है? अखिलेश जी बराबर ट्वीट भी कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं, और आप लोगों ने जो मांग की थी आज देखिए पूरी भी हुई, FIR भी दर्ज हो गई। क्या बहुत बेहतर नहीं होगा कि जो सवाल आप लोगों से बार बार पूछा जा रहा है कि आप राम मंदिर चंदे पर तो सवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन प्रभु राम से दूरी क्यों बनाए रखी? क्योंकि आपकी पार्टी से निकलकर मनोज पांडे जी गए, उन्होंने कहा कि हम सब जाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश जी ने हमको रोक दिया। क्या बहुत बेहतर नहीं होगा कि यही सही मौका है जब अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरे अयोध्या जाएं, दर्शन करें, दान पेटिका में कुछ अपनी तरफ से चढ़ावा भी चढ़ा दें, और उसके बाद कहें कि देखिए भाई साहब, हमने चढ़ावा चढ़ा दिया है, हम चाहते हैं कि सुनिश्चित किया जाए कि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो, इसकी चोरी ना हो। क्या ये तस्वीर हमें देखने को मिलेगी क्या? या ये दर्द, ये वेदना अयोध्या से दूर रहकर ही जाहिर की जाएगी? अमित शुक्ला जी, आपके सवाल बिल्कुल ठीक है। क्या आपने कभी नितिन गडकरी से पूछा है कि वो राम मंदिर दर्शन करने अभी तक क्यों नहीं गए? क्या कभी आपने निर्मला सीतारमण से पूछा है कि वो बात तक? और बहुत दूर मत जाइए, जो बगल का जिला है गोंडा, वहां के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह है, आज ही उन्होंने कहा कि मैं आज तक राम मंदिर दर्शन करने नहीं गया। क्यों नहीं गया? अभी आपसे पूर्व मैं दूसरे चैनल में था, भाजपा के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव मेरे साथ बैठे थे। अच्छा, उन सबसे पूछ लूंगा, अखिलेश जी से नहीं पूछूं। अरे सुनो, अरे भाई यार, अमित जी को अभी बोल लेने दिया करिए। अरे आप ही तो बोल रहे हैं। पूरी डिबेट पे तो न्यूसेंस क्रिएट कराया हमने, पूरी डिबेट पे तो भाजपा वाले न्यूसेंस क्रिएट करते रहे। मेरे सवाल आते हैं तो आप लोग पता नहीं मिर्ची क्यों लगती है। आप चिड़चिड़ा क्यों जा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। भाजपा भी बैठे थे। अरे नहीं, आपको पता नहीं क्यों लग रहा है। सुनिए मेरी बात, अभी आपसे पहले मैं किसी चैनल में बैठा था, तो वहाँ भाजपा के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव समय समाप्त हो रहा है। मैं माफी चाहूंगा आप सबसे, डिबेट में यही समाप्त करनी होगी। नहीं गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर पहले दिन से मांग की जा रही थी कि अगर राम मंदिर के चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई है तो सच सामने आना चाहिए। ट्रस्ट की तरफ से सरकार से अनुरोध किया गया, सरकार ने उसके बाद SIT जांच का आदेश दिया, SIT का गठन हुआ, SIT ने जांच शुरू की, शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आई, 21 पन्नों की रिपोर्ट जो गृह सचिव को सौंपी गई, और उसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया। उसके बाद आज ये बात सामने आई कि इस मामले में पहले FIR दर्ज कर ली गई है, 8 लोगों का उसमें नाम है, बारी बारी से वो नाम भी सामने आ रहे हैं। बहुत संभव है कि ट्रस्ट के कुछ पदाधिकारियों का भी इसमें नाम हो, उसको लेकर अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि टिन्नू यादव समेत कुछ लोगों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। FIR में जिन धाराओं का जिक्र है उसे भी हम आपके सामने रख रहे हैं। और कुल मिलाकर सभी राम भक्त ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आए, कुछ भी गड़बड़ी हुई है तो पूरा सच सामने आना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जिन लोगों ने भी प्रभु राम की नगरी पर, प्रभु राम के मंदिर पर कलंक लगाने की कोशिश की है, राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की है, उन सभी के चेहरे बेनकाब होने चाहिए, उन सभी को जेल के भीतर डाला जाना चाहिए, उन सभी को सजा मिलनी चाहिए, और आगे ऐसी व्यवस्था बनाई जानी चाहिए कि फिर कभी चढ़ावे में कोई गड़बड़ी ना करने पाए, और राम मंदिर में जो भी दान दिया जा रहा है उस पर कोई डाका न डालने पाए, यह सुनिश्चित करना होगा। ये सभी उम्मीद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो बड़ी खबर, बड़ी बात यही है कि गबन और धोखाधड़ी के मामले में आपराधिक साजिश की धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। राम मंदिर के दान में कथित गबन के मामले में पहली FIR दर्ज हो गई है, और उनके साथ उनके नीचे काम करने वाले कई लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं। हालांकि ट्रस्ट के जो वरिष्ठ लोग हैं उनके बारे में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं की गई है, और जो परिस्थिति भी है राम मंदिर की उसमें उससे भी ये साफ है कि कोई ऐसा बड़ा नाम, बड़ा कोई चेहरा इसमें शामिल नहीं है। टुन्नू यादव और इसके साथी जिनके पास ये कैश को जमा करना, कैश को कलेक्ट करना, कैश को रिजर्व रूम तक पहुंचाना जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनको बैंक तक पहुंचाना था, ये गड़बड़ी उसी स्तर पर हुई है। क्योंकि अगर ये बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई होती तो बहुत पहले इसका खुलासा हो जाता, और छोटे स्तर पर भी जो गड़बड़ियां हुई हैं, शुरू की गई हैं, वो धीरे धीरे शुरू हुई हैं। पहले कुछ दिनों में कुछ कर्मचारियों ने इस पर काम करना शुरू किया, और धीरे धीरे संख्या बढ़ती चली गई, और उसके बाद इतने बड़े ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अभी 8 लोग इसमें नामजद किए गए हैं, और ये माना जा रहा है कि संख्या अभी और बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो राम मंदिर ट्रस्ट में काम कर रहे थे, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी।
तो हमारे सहयोगी निखिल बता रहे हैं कि कुछ और नाम इसमें जोड़े जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अंतिम एफआईआर है। अभी फिलहाल 8 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और धीरे धीरे करके और नाम इसमें जोड़े जाएंगे। धाराएं कौन कौन सी लगाई गई हैं वो हम आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले में बीएनएस की धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। टिन्नू यादव का नाम सामने आ रहा है। कुल मिलाकर 8 लोग हैं। कृष्ण मोहन जो कि ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनकी तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई और उसी शिकायत के आधार पर अयोध्या पुलिस ने एक केस दर्ज किया है और जांच पड़ताल यहां से पुलिस आगे बढ़ाएगी। एसआईटी की जो शुरुआती जांच है उसमें जिन बातों का जिक्र है उसे भी आधार बनाया जाएगा। इसके अलावा एफआईआर में जिन लोगों के नाम का जिक्र किया गया है उनसे भी अब पुलिस पूछताछ करेगी। मतलब आप इसको इस तरीके से समझिए कि यहां से अब जांच का दायरा बढ़ने वाला है। यहां से एक ओपन जांच शुरू होने जा रही है और धीरे धीरे करके नाम भी जुड़ते जाएंगे। जैसे जैसे पूछताछ के आधार पर कुछ और नाम उन लोगों से सामने आएंगे जिनके नाम एफआईआर में दर्ज हैं, उन नामों को भी जोड़ा जाएगा। एफआईआर में धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में सरकार ये चाहती है कि जो भी सच्चाई है वो सामने आए, दूध का दूध और पानी का पानी हो। ये खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं। अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, पूरी सच्चाई सामने आएगी, हम छोड़ेंगे नहीं। जिस किसी ने भी गड़बड़ी की है सभी के चेहरे बेनकाब होंगे और सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसी क्रम में आज कह सकते हैं कि पहली कार्रवाई की गई है। ये एफआईआर दर्ज हुई है जिसमें 8 लोगों के नाम का जिक्र है। प्राथमिक रिपोर्ट फिलहाल दर्ज कर ली गई है कृष्ण मोहन की शिकायत पर, जो कि ट्रस्ट के सदस्य हैं। राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव जो कि चंपत राय के करीबी हैं, उनके पूर्व ड्राइवर हैं, उनका नाम इसमें है। और ट्रस्ट के पदाधिकारियों में जो संभावित नाम सामने आ रहा है वो अनिल कुमार मिश्रा का है। अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन धीरे धीरे करके ये बात भी सामने आ जाएगी और उसमें तय हो जाएगा कि क्या पदाधिकारियों के भी नाम इस एफआईआर में हैं। क्या जिन धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे ही राम मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी की बात सामने आई, विपक्ष की तरफ से लगातार इस पूरे मामले पर बयानबाजी शुरू हो गई। सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सियासत कर रहा है। साधु संतों का भी रिएक्शन सामने आ रहा है, क्योंकि विपक्ष को 27 का चुनाव दिखाई पड़ रहा है, इस वजह से उनकी तरफ से इस पूरे मुद्दे पर सियासत की जा रही है। वो आहत कम है, आह्लादित ज्यादा है जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि राम भक्तों के साथ धोखा हुआ है, रामनगरी पर कलंक लगाने की कोशिश की गई है, सच्चाई सामने आनी चाहिए। और इन सब के बीच आज ये पहली एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अविनाश शुक्ला टिन्नू यादव का नाम है, मनीष यादव, करुणेश पांडे का नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया है, रमाशंकर मिश्र और सुभाष श्रीवास्तव का नाम भी है, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश का नाम भी एफआईआर में दर्ज किया गया है। ये सभी 8 नाम है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। एफआईआर में जिन नामों का जिक्र किया गया है, अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि इसमें पदाधिकारियों का भी नाम है। शुरुआती दौर में चूंकि ऐसी आशंका जताई गई कि चंपत राय जी को भी जानकारी थी जब ये गड़बड़ियां हो रही थी, इस वजह से भी उनके नाम को लेकर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है और ये मांग कर रहा है कि उन पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन जो प्राथमिक एफआईआर दर्ज हुई है उसमें संभवतः उनका नाम नहीं है। जो नाम है इस वक्त आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको रमाशंकर मिश्रा का नाम है, सुभाष श्रीवास्तव का नाम है, अनुकल्प मिश्रा का नाम है, लवकुश मिश्रा का इसमें नाम है, अविनाश शुक्ला, टिन्नू यादव जो कि चंपत राय के पूर्व ड्राइवर हैं, उनका नाम है। इन लोगों की आर्थिक स्थिति में दरअसल बदलाव देखने को मिला था राम मंदिर निर्माण के बाद, और जब से इन लोगों की ड्यूटी चढ़ावे की गिनती में लगाई गई थी या किसी न किसी तरीके से चढ़ावे की गिनती में ये जुड़े हुए थे या शामिल थे, उन सभी की आर्थिक स्थिति बीते कुछ महीनों में कितना बदली है, एसआईटी की जांच के केंद्र में यह बात भी थी। एसआईटी ने जो शुरुआती 21 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है उसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि बीते कुछ महीनों में इन सभी की आर्थिक स्थिति में अचानक से बदलाव देखने को मिला है। कईयों के बारे में जानकारी सामने आई कि उन्होंने कई जगहों पर प्लॉट खरीदा, कईयों ने कई मंजिला मकान बना लिए, लिहाजा इन सभी को शुरुआती दौर में यह माना जा रहा है कि इनकी किसी न किसी तरीके से भूमिका है। और इसी वजह से ट्रस्ट के सदस्य गोपाल कृष्ण की तरफ से जब शिकायत दर्ज करवाई गई, ये एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तो उसमें नामों का जिक्र है। इसके बाद विपक्ष की तरफ से जो मुख्यतः सवाल उठाया जा रहा था, कल तक पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी बार बार ये ट्वीट कर रहे थे, वो कह रहे थे कि बिना एफआईआर के एसआईटी की जांच बिल्कुल वैसे ही है जैसे बिना तीर की कमान। अब जबकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है तो विपक्ष की तरफ से सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या ट्रस्ट ही एफआईआर दर्ज करवाएगा जिसके ऊपर चोरी का आरोप लग रहा है, बाकी लोगों की तरफ से जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, ये सवाल अब विपक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। बड़ी बात, बड़ी खबर यह कि यूपी सरकार के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई है।
अयोध्या में राम मंदिर के दान में कथित गबन के मामले में बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि दान गबन मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यूपी सरकार के निर्देश पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर के दान में गबन के मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है वो यूपी सरकार के निर्देश पर दर्ज हुई है। चूंकि एसआईटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सौंपी थी, लिहाजा अब यूपी सरकार के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई है। ये जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है एफआईआर को लेकर कि यूपी सरकार के निर्देश पर एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक की जानकारी सामने आ रही थी कि ट्रस्ट के सदस्य मोहन गोपाल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अब इसी क्रम में यह जानकारी भी सामने आ रही है कि यूपी सरकार के निर्देश पर, चूंकि एसआईटी की प्राथमिक रिपोर्ट एसीएस गृह को सौंपी गई थी और उसके बाद शुरुआती तौर पर जब उसका अवलोकन किया गया तो उसके आधार पर ही एफआईआर दर्ज करने का निर्देश यूपी सरकार की तरफ से दिया गया और अब ये आपराधिक साजिश के तहत तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। यहां से यूपी पुलिस को जांच आगे बढ़ानी है। अयोध्या पुलिस अब यहां से जांच आगे बढ़ाएगी। इन तमाम लोगों से पूछताछ की जाएगी जिनका नाम एफआईआर में है, चाहे वो करुणेश पांडे हो, चाहे वो रमाशंकर मिश्र हो या फिर वो बाकी नाम सुभाष श्रीवास्तव हो, टिन्नू यादव हो। इन सभी से पुलिस अब बारी बारी से पूछताछ करेगी। इनकी भूमिका की जांच पड़ताल की जाएगी। क्या चढ़ावे में गड़बड़ी को लेकर इनकी भूमिका रही और अगर इनकी भूमिका रही तो इनकी मदद करने में और कौन कौन लोग शामिल रहा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जब जांच आगे बढ़ेगी तो बहुत संभव है कि नाम भी आगे बढ़ते चले जाएं। अभी 8 नाम है शुरुआती एफआईआर में और आगे चलकर नामों की संख्या भी बढ़ेगी और एफआईआर में धाराएं भी बढ़ेंगी। कितना भी बड़ा रसूख वाला क्यों ना हो, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी मांग की जा रही है लगातार। आलोक कुमार ने भी ये कहा है कि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर उसने कुछ भी गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बल्कि विश्व हिंदू परिषद तो यहां तक मांग कर रहा है कि इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो फास्ट ट्रैक तरीके से की जाए। 4 महीने के भीतर अदालत इस पूरे मामले की सुनवाई करे और सच सामने लाए, क्योंकि करोड़ों राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंची है। पूरे विश्व में राम भक्त जहां कहीं पर भी रहते हैं, इस खबर को सुनने के बाद उनकी भावनाओं को चोट पहुंची है, उनकी आस्था को चोट पहुंची है। वो सभी चाहते हैं कि सच सामने आए। इस वजह से विश्व हिंदू परिषद भी ये चाहता है कि इस पूरे मामले की त्वरित जांच करवाई जाए, इस पूरे मामले में त्वरित सुनवाई की जाए, त्वरित फैसला आए और जिन लोगों ने भी गड़बड़ी की है उनको त्वरित सजा दी जाए। ये मांग विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी की जा रही है और उसी क्रम में कह सकते हैं कि पहले एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जहां से पुलिस को जांच आगे बढ़ाना है। आगे चलकर धीरे धीरे वो अपडेट भी सामने आएंगे। पुलिस जब इन लोगों से पूछताछ करेगी, क्या इनको हिरासत में लिया जाएगा या इनकी गिरफ्तारी को लेकर प्रयास किए जाएंगे पुलिस की तरफ से, अभी फिलहाल आने वाले दिनों में वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन उन सारे नामों की जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जिन नामों का जिक्र एफआईआर में किया गया है और उन पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये और जिस तरह से जिस कार्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार में, प्रदेश की सरकार में बनी हुई है, उसको डेंट देने की कोशिश की जाएगी। देखिए, एक बात तो बहुत साफ है, ट्रस्ट में चंपत राय सबसे अहम भूमिका में थे और उनके अंदर काम करने वाले जो भी उनके सबॉर्डिनेट्स थे, उनके सहयोगी थे, चाहे वो मंदिर के पेरोल पे थे या बैंक की तरफ से रखे गए कर्मचारी थे, उनके द्वारा अगर कोई गड़बड़ी होगी तो सवाल चंपत राय पर भी उठेगा, पूछताछ चंपत राय से भी होगी। लेकिन 2 बातें, जैसा मैंने बताया कि एक तो चंपत राय का इन्वॉल्व होना या चंपत राय के नीचे काम करने वाले लोगों की गड़बड़ी करना, तो दोनों में अंतर है। तो निखिल ये बता रहे हैं कि बहुत संभव है कि आगे चलकर चंपत राय से भी पूछताछ हो, लेकिन सवाल यही है कि क्या चंपत राय की इसमें डायरेक्ट कोई भूमिका थी या उनके नीचे जो लोग काम कर रहे थे, जैसे टिन्नू यादव का नाम सामने आ रहा है जो कि उनका पूर्व ड्राइवर है, उसकी डायरेक्ट भूमिका थी। चंपत राय को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे तमाम सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं और इन सवालों का जवाब मिलना बहुत आवश्यक है। हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि अगर उन लोगों को पीड़ा हो रही है जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में बार बार बाधा डालने की कोशिश की, जिन्होंने प्रभु श्री राम को एक काल्पनिक चरित्र बताया, अगर उनको पीड़ा हो रही है तो जिन्होंने कई वर्षों तक संघर्ष किया, जिन्होंने तपस्या की, जिन्होंने कई दशकों तक ये प्रयास किया कि राम मंदिर का निर्माण हो, उनके मन में तो पीड़ा होना बहुत स्वाभाविक है और वो सभी चाहेंगे कि सच्चाई सामने आए। तो बड़ी बात यही सामने आई है कि इस पूरे मामले में पहले एफआईआर दर्ज हो गई है। 8 नामों का जिक्र एफआईआर में किया गया है, लेकिन ट्रस्ट के किसी बड़े पदाधिकारी का नाम अभी तक सामने नहीं आ रहा है। 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है अलग अलग धाराओं में और यहां से पुलिस को अपनी जांच आगे बढ़ानी है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट
इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।